हेलो हाय दोस्तों, दिस इज योर विज्ञान गुरु विकास सिंह और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th के टर्म 2 के सैंपल पेपर को, जो कि है सब्जेक्ट साइंस का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस बार हमको सीबीएसई ने टोटल 40 मार्क्स का एग्जाम दिया है और उसके लिए हमें समय दिया है 2 आवर्स का, यानी 2 घंटे के अंदर हमको 40 नंबर कमाने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने जनरल इंस्ट्रक्शंस के साथ में। तो पहला इंस्ट्रक्शन मेरे को बोलेगा कि भाई जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को मेरे को अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, इस बात को आप याद रखेंगे। दूसरी मैं बात करता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मेरे को टोटल 3 सेक्शंस में देखने को मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास में कितने होने वाले हैं? 15 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम पेपर में आएंगे, जिनमें 3 सेक्शंस हमारे पास होंगे ABC। अब तीनों सेक्शन को मैं जरा बात करूं तो सेक्शन ए के अंदर टोटल मेरे पास 7 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी कि 7 2 14, यानी कि टोटल नंबर यहां से मेरे को मिलेंगे सेक्शन ए से 14। तो ए सेक्शन में मेरे को मिलने वाले हैं 14 मार्क्स। अब बात करते हैं सेक्शन बी की, जिसमें 6 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी कि सेक्शन बी से मेरे को कितने नंबर मिलने वाले हैं? 6 3 18, यानी कि 18 नंबर मिलने वाले हैं। वही बात करेंगे सेक्शन सी की, जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे 4 नंबर के। तो सेक्शन सी से मेरे को 4 2 8 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर मैं इन सभी को ऐड करता हूं तो टोटल मेरे को 40 मार्क्स, यानी कि नंबर मार्किंग तो बिल्कुल सही दी है इस बार। ठीक है, बढ़िया वाली मार्किंग है। अब बात करेंगे सेक्शन सी के अंदर जो क्वेश्चन है वो कैसे आने वाले हैं? केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो केस बेस्ड क्वेश्चन हम काफी टाइम से पढ़ रहे हैं। टर्म 1 में भी हमने काफी केस बेस्ड क्वेश्चन पढ़े थे। ठीक है, इस बार भी ऐसा कुछ है। ठीक है, बाकी क्यों मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस काफी लेकर आता रहूंगा केस बेस्ड के। चलिए अब बात करते हैं कि कुछ यहाँ पर इंटरनल चॉइस के क्वेश्चंस भी होंगे एग्जाम के अंदर। अब बात यहाँ पर ध्यान रखना, क्वेश्चंस कैसे होंगे? इंटरनल चॉइस के होंगे, IC वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो जहां पर भी इंटरनल चॉइस होगी आपको उन चॉइस में से केवल एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल कि एक क्वेश्चन नंबर मेरे पास में मान लो 7 है और उस क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे को A, B और C 3 इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर सब पार्ट्स हैं, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। अब पार्ट C में मेरे को दिया है और लगा करके एक और क्वेश्चन। तो यहां पर आपको ध्यान क्या देना है कि पार्ट C का जो क्वेश्चन ये है और क्वेश्चन ये है, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। A और B तो करना ही करना है, C और उसके और में से कोई एक क्वेश्चन करना है, या तो ये करना है या फिर ये करना है। ठीक है, यानी ये जो और है ना वो केवल C के लिए है, A और B के लिए नहीं है। बाकी अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर आपको और ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आप लोग बिल्कुल कूल एंड काम हो जाएंगे और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ में। ओके, चलिए बी रेडी एंड ऑल द बेस्ट सभी लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो कि हमको 2 नंबर कमाकर देने वाला है। तो पहला क्वेश्चन मेरे को क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स हमको इस टेबल के अंदर दिखाए गए हैं 4 एलिमेंट्स के। तो 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं? P, Q, R और S। इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स मेरे को राइट साइड में दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 मेरे को बोल रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से एलिमेंट्स कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे कार्बन के साथ में। तो सबसे पहले आपको समझना है कि कोवैलेंट बॉन्डिंग होती क्या है। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग का सिंपल सा मतलब होता है पार्टनरशिप। क्या होता है भाई? पार्टनरशिप, या फिर हम बोल सकते हैं शेयरिंग। तो जब भी कोई एलिमेंट या कोई भी एटम मेरे पास में है वो दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ क्या करता है? पार्टनरशिप करता है, तब हम बोलते हैं कि वो कैसे बॉन्ड बना रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। जैसे मान लेते हैं कार्बन है, कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये डिमांड करता है 4 और इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो ये जो 4 और इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कोई दूसरे एलिमेंट के हो सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे एलिमेंट कौन से हो सकते हैं? जैसे मान लो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो कार्बन के साथ में शेयर कर लेगा। एक और हाइड्रोजन ले लो,
उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, वो इस कार्बन के साथ में शेयर कर लेगा। एक और हाइड्रोजन ले लिया, वो एक इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, इस हाइड्रोजन के साथ में शेयर कर लेगा। एक और हाइड्रोजन ले लिया, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, वो इस कार्बन के साथ में शेयर कर लेगा। तो इन दिस वे मैं बोल सकता हूं कि कार्बन केवल उन्हीं दूसरे एलिमेंट्स के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा जिनकी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, या 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, या 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, या 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स जिनकी आउटर मोस्ट शेल में कितने 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो सकती है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है, कोई भी एलिमेंट अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी रख रहा है? तो यहां पर मैं निकालता हूं पी वाले के लिए, तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में चाहिए। तो आउटर मोस्ट शेल में कितना चाहिए? 8 चाहिए। तो उसके लिए कितने की जरूरत है? अभी 2 की जरूरत है। ठीक है, क्यू वाले की बात करते हैं तो इसके आउटर मोस्ट शेल में अभी 1 है, 8 करने कितने की और रिक्वायरमेंट है? 7 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली आर वाले को कितने की और रिक्वायरमेंट है? 8 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? इसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो कहने का मतलब वो सारे के सारे एलिमेंट जिनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, केवल वही कोवेलेंसी कर सकते हैं। तो अब इन चारों में से हमारे क्राइटेरिया को ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि P को अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये कोवेलेंसी करेगा। R को अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, यानी ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये भी कोवेलेंसी कर सकता है। तो जो जो कोवेलेंसी कर सकते हैं वो कौन से होंगे? P होगा और R होगा। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा? P एंड R, ये 2 हमारे पास में एलिमेंट होंगे जो कोवेलेंट कंपाउंड कार्बन के साथ बना रहे होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कार्बन रिएक्ट्स विथ एन एलिमेंट इन द अबव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड्स। तो बात आती है कि कार्बन के पास में, जो कार्बन होता है ना, उसके पास में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एक प्रॉपर्टी है कार्बन के पास में जिसको बोलते हैं टेट्रावेलेंसी। क्या बोलते हैं? टेट्रावेलेंसी, यानी कि इसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ये 4 और इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड करता है। ठीक है, तो ये अ नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ में कोवेलेंसी कर सकता है, यानी कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की और रिक्वायरमेंट है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ये अलग अलग 4 एलिमेंट के साथ में ले सकता है। ठीक है, 2 एलिमेंट के साथ में ले सकता है 2-2 इलेक्ट्रॉन, 3 एलिमेंट के साथ में ले सकता है। ठीक है, किसी से 1 ले लेगा, किसी से 2 ले लेगा, किसी से 1 ले लेगा। तो इस तरीके से हम बात करते हैं टेट्रावेलेंसी जो प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से भी हमारा जो कार्बन है वो नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है। ठीक है, तो पहला रीजन क्या हो गया? टेट्रावेलेंसी। अब दूसरा रीजन भी हम दे सकते हैं। तो एक और प्रॉपर्टी कार्बन के पास होती है जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। क्या बोलते हैं भाई? कैटिनेशन। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है? कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ द कार्बन। कार्बन के अंदर क्या होता है? अपने आप से ही जुड़ने की एबिलिटी होती है, यानी कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड से या फिर डबल बॉन्ड से या फिर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाता है। तो इस तरीके की सेल्फ लिंकिंग यानी अपने आप से ही जुड़ने की एबिलिटी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। और ये जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से भी सेवरल कंपाउंड्स हमको देखने को मिलते हैं कार्बन के। तो कुल मिलाकर के मैं बात करूंगा कि कुछ सुटेबल रीजन की बात करें तो कार्बन के पास में एक प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं टेट्रावेलेंसी, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं कैटिनेशन। तो इन प्रॉपर्टीज की वजह से ही कार्बन के सेवरल कंपाउंड्स दुनिया में मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है द डायग्राम बिलो शोज पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल विच एलिमेंट्स वुड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। तो यहां पर मेरे को पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल दिया गया है जिसमें मेरे को 3 एलिमेंट दिए गए हैं W, Y और Z। अब बोला गया है इन तीनों एलिमेंट में से वो कौन से एलिमेंट है जो कोवेलेंट कंपाउंड बनाते होंगे। अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने सीखा हुआ था
कि वो सारे के सारे एलिमेंट जिनकी आउटरमोस्ट शेल में ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, या 2 की कमी होती है, या 3 की कमी होती है, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो इन सभी एलिमेंट के अंदर एबिलिटी होती है कोवेलेंट कंपाउंड बनाने की। अब यहाँ देखो हम बात करते हैं कि ये रहा ग्रुप नंबर 17। अब ये ग्रुप नंबर 17 के सारे एलिमेंट्स के अंदर वैलेंसी होती है -1, यानी ऑक्टेट पूरा करने के लिए इनको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। वहीं बात करते हैं ये रहा ग्रुप नंबर 16, इसके सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी कितनी होती है -2, यानी इन सभी को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं W की। तो W जो होता है इसकी वैलेंसी कितनी होती है, ये सेकंड ग्रुप है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है +2, यानी कि इनके ऑक्टेट की अगर बात करते हैं तो रिक्वायरमेंट इनको 6 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मेरे क्राइटेरिया को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए मैं बोलूंगा कि Y और Z ये दोनों ही क्या होंगे, कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे। यानी मेरा आंसर क्या हो जाना चाहिए, Y एंड Z ये दोनों ही कोवेलेंट कंपाउंड बना सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन बोला है बिटवीन द 2 एलिमेंट्स W एंड Z विच विल हैव बिगर एटॉमिक रेडियस एंड Y। अब एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, तो एटॉमिक रेडियस एक्चुअल में होती क्या है, तो देखो भाई ये तो हो गया न्यूक्लियस किसी भी एटम का, और ये हो गई सबसे आउटर मोस्ट शेल या ऑर्बिट। तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक की जो दूरी होती है ना, उसको अपन बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। क्या बोला मैंने, न्यूक्लियस से सबसे आउटर मोस्ट जो शेल होती है उस तक की दूरी क्या कही जाएगी, एटॉमिक रेडियस कही जाएगी। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, यानी किसी भी पीरियोडिक टेबल में ये जो हॉरिजॉन्टल होती हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम पीरियड। क्या बोलते हैं इनको, पीरियड। और जो वर्टिकल होती है इनको बोलते हैं हम ग्रुप। ओके, तो मैं बात करता हूं अगर फर्स्ट पीरियड की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पीरियड के सारे एलिमेंट के अंदर एक ही शेल होती है, एक तो होता है उनका न्यूक्लियस और एक होती है शेल। सेकेंड पीरियड के अंदर एक तो होगा न्यूक्लियस और उसके अंदर होंगी 2 शेल्स। अगर हम बात करते हैं पीरियड नंबर 3 की, तो एक हो गया न्यूक्लियस, उसके बाद में होती है 1, 2 और 3 शेल्स। अब बात करते हैं फोर्थ पीरियड की, तो फोर्थ पीरियड में क्या होगा, एक होगा न्यूक्लियस, फिर 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, और ये होगी हमारे पास में 4 शेल। तो अब आप देख सकते हो Z में और W में मेरे को कंपैरिजन करना है, तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच की दूरी, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच की दूरी, तो कौन सी दूरी बड़ी है, तो मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि W के अंदर न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच की दूरी बड़ी है, इसलिए W जो होगा उसकी रेडियस जो होगी एटम की वो कैसी होगी, बड़ी होगी। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि W जो होगा विल हैव बिगर एटॉमिक रेडियस। ओके, तो आंसर क्या बोलेंगे, W will have bigger atomic radius। अब बात आती है कि क्यों, why, तो मैं बोलूंगा ऐसा क्यों है, because W will have large number of शेल्स, क्योंकि W के अंदर नंबर ऑफ शेल्स कैसी होंगी, ज्यादा होंगी, इसलिए इसकी एटॉमिक रेडियस भी ज्यादा होगी। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास 2 पार्ट है। पहला पार्ट जो मेरे को बोलता है कि ट्रेस द पाथ ऑफ मेल गैमीट टेक्स टू फर्टिलाइज अ फीमेल गैमीट आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द पेनिस। यानी कि किसी पेनिस से जब मेल गैमीट निकलता है, मेल गैमीट का मतलब हम बात कर सकते हैं यहां पर क्या, स्पर्म। तो जब कभी भी मेल पेनिस से यानी कि मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट से एक मेल गैमीट निकलता है यानी कि स्पर्म निकलता है, और वो फीमेल गैमीट यानी कि फीमेल गैमीट को हम क्या बोलते हैं, एग या फिर ओवम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ओवम। तो इसके पास में फर्टिलाइज करने के लिए जाता है, तो किस रास्ते से ये चल करके जाएगा। चलिए, तो रास्ते को हम देखते हैं। रास्ता बहुत सिंपल सा होता है कि अगर आपके पास में ये दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं स्पर्म्स, ठीक है, और ये रहा फीमेल गैमीट यानी कि एग। ओके,
तो मेल और फीमेल गैमीट हमको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो बात करते हैं कि रास्ता क्या यूज होगा, तो उस रास्ते को हम देख लेते हैं कि इस तरीके से स्पर्म कहाँ जाते हैं, फीमेल गैमीट के पास में जाते हैं। तो इन्होंने देखो रास्ता क्या यूज किया है। सबसे पहले बात करते हैं इस पर्टिकुलर लोकेशन को हम बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं इसको? वेजाइना। फिर सेकंड हम बात करते हैं ये वाली जो लोकेशन होती है, इस लोकेशन को हम बोलते हैं यूटेरस। ओके, फिर ये जो तीसरी वाली लोकेशन है ये, इसको हम बोलते हैं क्या? फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं भाई? फैलोपियन ट्यूब। तो ये 3 पार्ट मेरे को दिखाई दे रहा है। तो अल्टीमेटली मेरे को बोलना है कि कौन सा पाथ यूज किया जा रहा है यहाँ पर। तो मैं बोलूंगा सबसे पहले जो आपके पास स्पर्म होते हैं वो वेजाइना से यूटेरस में जाते हैं, फिर यूटेरस से फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाते हैं। ओके, तो रिक्वायर्ड पाथ हमको यहां पर डिस्क्राइब करना होगा। तो जो पाथ ऑफ स्पर्म वो कौन सा होगा? सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? वेजाइना। वेजाइना से निकलने के बाद में स्पर्म कहां जाएंगे? यूटेरस के अंदर। ये जाएंगे यूटेरस के अंदर, और यूटेरस से निकल करके स्पर्म कहां जाने वाले हैं? अब ये जाएंगे हमारे फैलोपियन ट्यूब के पास में। ओके, तो ये जाएगा फैलोपियन ट्यूब इसके पास में। और फैलोपियन ट्यूब के अंदर कौन रखा हुआ है? एग रखा हुआ है, और एग से जाकर के ये क्या हो जाएंगे? फर्टिलाइज हो जाएंगे, यानी टकरा जाएंगे, और यहां पर बनाएंगे क्या? जाइगोट। ओके, ये बन जाएगा। तो पाथ फॉलोड बाय द स्पर्म क्या हो जाएगा? वेजाइना, फिर उसके बाद यूटेरस, और उसके बाद में फैलोपियन ट्यूब। अब मेरे को सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि स्टेट द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द जाइगोट। अब यहां पर जो जाइगोट बन रहा होगा उस जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम्स के सेट होंगे। तो बात बहुत सीधी सी है कि जाइगोट सेल जो होती है वो क्या होती है? डिप्लॉइड सेल होती है। कैसी सेल होती है बेटे? ये होती है डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल का मतलब क्या होता है कि यहां पर देखो स्पर्म जो होगा वो अपने साथ में कुछ कैरेक्टर्स लेकर आ रहा होगा, यानी कि 23 कैरेक्टर्स लेकर आ रहा होगा, और जो एग है इसके खुद के 23 कैरेक्टर्स होंगे। यानी कि जब जाइगोट बनेगा तो मेल और फीमेल दोनों के 23 कैरेक्टर्स यहां पर मौजूद होंगे। यानी मैं बोल सकता हूं कि टोटल जो सेट होता है वो कैसा होता है? 2n होता है ना, ट्वाइस ऑफ नंबर्स में होता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि डिप्लॉइड सेल है, यानी कि यहां पर जो सेट्स होंगे क्रोमोसोम के वो कितने होंगे? 2। तो 2 सेट्स विल बी देयर। या फिर मैं बोल सकता हूं कि 2n क्रोमोसोम्स इसके पास होंगे, या फिर मैं बोल सकता हूं कि जो सेल होगी जाइगोट वो कैसी होगी? डिप्लॉइड होगी। ओके, तो इनमें से कोई भी हम आंसर यहां पर लिख सकते हैं, वो वैलिड आंसर होगा। अब क्वेश्चन मेरे को बोलता है कि राजेश ऑब्जर्व्ड अ पैच ऑफ ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास ऑन अ स्टेल पीस ऑफ द ब्रेड। राजेश ने एक ब्रेड के पीस को ऑब्जर्व किया और उसके ऊपर उसको ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है कि नेम द ऑर्गेनिज्म जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी जो मास डिपोजिट हो रहा है ब्रेड के ऊपर, उसके लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, और उसके अंदर कोई स्पेसिफिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड यूज होता होगा, मतलब किस तरीके से वो रिप्रोड्यूस होता है, वो मेरे को यहाँ पे बताना है। तो बात आती है कि वो ऑर्गेनिज्म जो इस ग्रीनी ब्लैक पाउडरी मटेरियल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसका नाम होगा राइजोपस। क्या नाम होगा उसका? राइजोपस। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑर्गेनिज्म। अब उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा मोड यूज होता है? तो वो जो मोड होता है उसको हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं उसको? स्पोर फॉर्मेशन। तो ये मोड हो गया उसके अंदर रिप्रोडक्शन का। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि राइजोपस वो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा जो ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास डिपोजिट करता है ब्रेड के ऊपर, और उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड क्या होगा? स्पोर फॉर्मेशन। नाउ सेकंड क्वेश्चन मेरे को बोलता है कि नेम इट्स वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। यानी कि ये जो राइजोपस है इसका रिप्रोडक्शन तो हो रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और कौन सा हो रहा है? स्पोर फॉर्मेशन। तो इसके लिए वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? यानी कि जब ये ग्रो करता होगा तो किस पार्ट की वजह से ग्रो करता होगा? तो हम बात करते होंगे वेजिटेटिव पार्ट जो होता है इसका, उसको हम बोलते हैं हाइफे। क्या बोलते हैं भाई? ये होता है इसका हाइफे, या फिर इसको बोल सकते हैं हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये हो गया इसका वेजिटेटिव पार्ट।
दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट जहां से रिप्रोडक्शन टेक प्लेस होता है, जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, वो होता है इसका स्पोरेंजियम। तो इस तरीके से हम बात करते हैं कि मेरे पास में अगर कोई भी राइजोपस होता है तो वो रिप्रोड्यूस करता है इन द वे जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर बोला गया है कि मस्टर्ड को हमने फील्ड ए और बी के अंदर ग्रो किया है। अब बात करते हैं कि फील्ड ए के अंदर ब्राउन कलर के सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और फील्ड बी के अंदर येलो कलर के सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इट वॉज ऑब्जर्व दैट फील्ड ए जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो ओनली पेरेंटल ट्रेट्स को शो कर रहे हैं, जबकि फील्ड बी के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स हैं वो वेरिएशंस को शो कर रहे हैं। उसको शो कर रहे हैं, वेरिएशंस को शो कर रहे हैं। अब पूछा गया है कि प्रोबेबल रीजन इस चीज का क्या हो सकता है। तो बात बहुत सीधी सी है कि अगर मैं बोलता हूं कि फील्ड ए और फील्ड बी के दो अलग अलग ऑफस्प्रिंग्स हैं, तो ऑफस्प्रिंग्स फील्ड ए के अगर पेरेंटल ट्रेट्स को शो कर रहे हैं, इसका मतलब फील्ड ए के अंदर जो पॉलिनेशन हो रहा होगा वो होगा सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन का जो रिजल्ट होता है उसमें वेरिएशंस के चांसेस होते हैं बहुत कम, ना के बराबर। यानी कि सारे के सारे ट्रेट्स कैसे होंगे, पेरेंटल ट्रेट्स होंगे, पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होंगे। अब बात करते हैं फील्ड बी की। तो बी के अंदर वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं, यानी कि फील्ड बी के अंदर मोस्ट चांसेस होंगे कि वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन हुआ होगा, यानी कि स्लाइटली डिफरेंट या स्लाइटली अलग अलग स्पीशीज के बीच में क्या हुआ होगा, पॉलिनेशन हुआ होगा, क्रॉसिंग हुई होगी। तो क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं वेरिएशंस के। तो मैं सीधा सा बोल सकता हूं कि फील्ड ए के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा होगा और फील्ड बी के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा होगा, जिसकी वजह से फील्ड बी में वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं। अब क्वेश्चन 5 का और पार्ट जो मेरे को देखने को मिलता है उसमें बोला जा रहा है, इन एन एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज if a trait X exists in 5% of population and trait Y exists in 70% of the same population, which of the two trait is likely to have arisen earlier? Give reason. क्वेश्चन को जरा देखते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है किसी स्पीशीज में। अब उस एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज के अंदर X जो ट्रेट है, यानी कैरेक्टर जो X है, वो तो केवल 5% पॉपुलेशन के अंदर मौजूद है। अब जो कैरेक्टर Y है यानी ट्रेट Y है वो 70% पॉपुलेशन के अंदर मौजूद है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन होने के चांसेस होते हैं बहुत ही कम, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी होती है। क्या होती है, डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी होती है, यानी कि वेरिएशंस के चांसेस कैसे होते हैं, ना के बराबर। तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूं, उसके अंदर 70% वाई कैरेक्टर मौजूद है। ठीक है, तो वाई कैरेक्टर बहुत ज्यादा अमाउंट में मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ज्यादा अमाउंट में वाई कैरेक्टर मौजूद है यानी कि ये क्या होगा, इसके अंदर वेरिएशन नहीं होगा, यानी कि ये हमेशा से चलता आ रहा होगा। वहीं बात करते हैं कैरेक्टर एक्स की, तो ये केवल 5% पॉपुलेशन के अंदर है। तो ये 5% कैरेक्टर कहां से आ गए होंगे, ये कभी म्यूटेशन हुआ होगा, यानी कि क्रॉसिंग हुई होगी स्लाइटली डिफरेंट स्पीशीज के बीच में। तो म्यूटेशन का रिजल्ट हो सकता है जिसकी वजह से 5% एक्स कैरेक्टर हमारी पॉपुलेशन के अंदर आ गए हों। लेकिन जो 70% यानी कि इतना लार्ज अमाउंट ऑफ वाई ट्रेड का कैरेक्टर मौजूद है, वाई नाम का कैरेक्टर मौजूद है इस पॉपुलेशन के अंदर, तो ये क्या होगा, ये बहुत पहले से चलता आ रहा होगा। इसलिए मैं बोलूंगा कि इन दोनों में से जो ट्रेट है जो लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर, वो कौन सी होगी, वाई। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो ये क्वेश्चन मेरे को क्या बोल रहा है कि अ सिंपल मोटर इज मेड इन अ स्कूल लैबोरेटरी। एक स्कूल की लैबोरेटरी में एक सिंपल मोटर बनाई गई है। ठीक है, अ कॉइल ऑफ वायर इज माउंटेड on an axle between the poles of the horseshoe magnet as illustrated। ये दो horseshoe magnet है, इनके बीच में एक कॉइल को रखा गया है। ये ABCD एक कॉइल है, इसको प्लेस किया गया है। अब बोला गया इन द एग्जाम्पल above कॉइल ABCD इज हॉरिजॉन्टल। ये जो कॉइल ABCD है वो कैसी रखी हुई है, हॉरिजॉन्टल रखी हुई है। एंड बैटरी इज कनेक्टेड एज शोन,
और ये बैटरी जो है वो हमने कनेक्ट करके रख दी है। अब पहला क्वेश्चन मेरे से बोल रहा है कि फॉर दिस पोजीशन स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन आर्म ए बी। यहां पर मेरे को आर्म ए बी के ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि फोर्स हम निकालते कैसे हैं। तो फोर्स निकालने के लिए मेरे पास में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है। ये रूल मेरे को क्या बोलता है कि अगर हम अपने थंब को, फर्स्ट फिंगर को और मिडिल फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच कर लेते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो जो हमारे पास में फर्स्ट फिंगर होती है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे और मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करे करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन को, तो हमारा जो थंब होता है वो रिप्रेजेंट करता है फोर्स की डायरेक्शन, वायर पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, मेरे को पता है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहां कनेक्टेड है, यानी कि करंट इस तरीके से निकलेगा। ये करंट एंटर करेगा यहां ए वाले पॉइंट से। अब मेरे को बात करनी है ए बी की, तो ए बी के अंदर करंट जाएगा ए से बी की तरफ। ए बी के अंदर करंट कैसे जाने वाला है, ए से बी की तरफ। चलिए, तो करंट की डायरेक्शन मेरे को ए बी में पता चल चुकी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये मेरे पास में करंट की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा होगा नॉर्थ से साउथ की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, तो अब मैं यहां पर क्या लगाता हूं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करने की कोशिश करता हूं। तो यहां देख सकते हैं कि करंट ए से बी की तरफ जा रहा है, तो मेरे जो मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन में है। जो फर्स्ट फिंगर है वो कहां पर, नॉर्थ से साउथ की तरफ पॉइंट कर रही है। इन दिस कंडीशन जो थंब होगा वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। जो लेफ्ट हैंड का थंब है वो कहां पॉइंट कर रहा होगा, नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। यानी कि कुल मिलाकर के मैं बोलूंगा कि ये ए से बी की तरफ जा रहा है हमारा करंट और ये जा रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमारा थंब है यानी कि मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन वो कहां होगी, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। तो पहले वाले क्वेश्चन यानी फॉर दिस पोजीशन स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन ए बी, तो ए बी के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन मैं बता सकता हूं कहां पर होगा, फोर्स होगा डाउनवर्ड। कैसा होगा भाई, फोर्स होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी नीचे की तरफ। तो ए बी पर लगने वाला फोर्स होगा डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। अब आगे बात करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो मेरे को क्या बोल रहा है कि व्हाई डज द करंट इन द आर्म BC नॉट कंट्रीब्यूट टू टर्निंग फोर्स ऑन द कॉइल। अब बात करते हैं ए बी के ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो तो इसको टर्निंग इफेक्ट दे रहा था, क्योंकि ए बी पर अगर नीचे की तरफ लग रहा है तो सी डी पर जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, जिसकी वजह से कॉइल गोल गोल घूमेगी। अब यहाँ क्वेश्चन दूसरा जो है वो मेरे से बोल रहा है कि BC जो है या AD जो है, ये दोनों की वजह से जो फोर्स होगा वो टर्निंग इफेक्ट में यानी कि इस कॉइल को घुमाने में कोई रोल प्ले क्यों नहीं करेगा। तो पहली चीज तो हम बात करते हैं, BC के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, तो जब करंट फ्लो होता है मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में, तो इन दिस कंडीशन जो फोर्स लगता है करंट वायर के ऊपर, इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, मिनिमम। कैसा होगा, मिनिमम। अब सेकंड बात करते हैं कि BC के ऊपर लगने वाला फोर्स कैसा होगा, ये आउटवर्ड। ठीक है, ऊपर की तरफ नहीं है, ये बाहर की तरफ लगेगा फोर्स। क्लियर। सिमिलरली हम बात करते हैं कि AD के ऊपर फोर्स लगेगा इधर। अब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल होते हैं और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भी लग रहे हैं, यानी ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे मतलब इनका इफेक्ट हो गया नलीफाई। ओके, तो मैं बोलूंगा व्हाई डज द करंट इन BC आर्म नॉट कंट्रीब्यूट टू द टर्निंग फोर्स ऑन द कॉइल। तो मैं बोलूंगा कि जो BC है, आर्म BC है, उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसलिए जो फोर्स होगा, देयरफॉर फोर्स विल बी मिनिमम। ठीक है, एंड ये जो फोर्स होगा मिनिमम होने के साथ साथ AD के फोर्स की वजह से क्या हो रहा होगा, नलीफाई हो रहा होगा। ओके, तो मैं बोलूंगा AD
यानी कि फोर्स ऑफ AD इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑफ BC, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे होंगे, नलीफाई हो रहे होंगे। अब जैसे ही दोनों के दोनों नलीफाई हो जाएंगे तो इनकी वजह से कोई भी जो इफेक्ट होगा वो कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल इफेक्ट कितना हो जाएगा, नेट इफेक्ट विल बी जीरो। तो ये मेरा आंसर हो सकता है सेकंड वाले के लिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के और पार्ट की। तो यहां बोला गया है अ सर्किट कंटेन्स अ बैटरी, अ वेरिएबल रजिस्टर एंड अ सोलेनॉइड। यहां पर एक सर्किट है जिसमें एक बैटरी कनेक्टेड है, एक वेरिएबल रजिस्टर कनेक्टेड है और एक सोलेनॉइड कनेक्टेड है। ठीक है, द फिगर बिलो शोज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन द सोलेनॉइड। अब इस सोलेनॉइड के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है वो हमको इस डायग्राम में शो किया जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे से पूछ रहा है कि स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट्स रीजंस वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को मेरे को ऑब्जर्व करना है और बताना है कि कैसे हम पता लगाते हैं कि किस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और किस जगह पर वीक होगा। तो यहां मैं बात करता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड उन लोकेशंस पर स्ट्रॉन्ग होता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, क्लोज होती हैं। फॉर एग्जांपल ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिन जगहों पर क्लोज होती हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, वीक होता है। ओके, तो बात बहुत सीधी सी है कि मैंने अगर आपसे बात किया कि इस सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को ऑब्जर्व किया तो यहां पर देखो इस एंड पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज है, इस एंड पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज है, तो मैं बोलूंगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड कहां पर होगा, एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड पर होगा। और बीच में इन जगहों पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, दूर दूर है, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, वीक होगा। तो बात बहुत सीधी सी है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मेरे को देखने को मिलेगा एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड पर और वीक मैग्नेटिक फील्ड कहां देखने को मिलेगा, बीच में। ठीक है, एंड्स के अलावा जो लोकेशंस होंगी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, फील्ड स्ट्रॉन्गर कहां पर होगा, एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड, एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के एंड्स पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग मिलेगा। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की। ये बोल रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट इन द सर्किट इज रिवर्स्ड। अगर इस सर्किट के अंदर हम करंट की डायरेक्शन को बदल दें तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड पर क्या असर पड़ेगा। यानी अभी देखो बैटरी लगी हुई है प्लस और फिर माइनस, तो करंट का जो फ्लो हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है सर्किट के अंदर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इस तरीके से मिल रहा है। वहीं अगर मैं बात क्या करता हूं कि ये डायरेक्शन बदल दें, यानी कि ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव कर दें, तो करंट फ्लो की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। करंट फ्लो की डायरेक्शन जैसी बदलेगी वैसे ही सोलेनॉइड के अंदर करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी और जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो मैग्नेटिक फील्ड भी मेरे को रिवर्स डायरेक्शन में मिलना शुरू हो जाएगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है वो भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न विल बी रिवर्स्ड अगर मैं करंट की डायरेक्शन को बदल देता हूं तो, पलट देता हूं तो। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये क्वेश्चन मेरे को क्या बोल रहा है कि डीडीटी नाम का एक पेस्टिसाइड है जिसको हमने लेक के ऊपर स्प्रे कर दिया है। क्यों किया है, ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो को रेगुलेट करने के लिए। अब पूछा गया कि एक फूड चेन आपको दी गई है, ये फूड चेन इस डीडीटी से किस तरीके से इफेक्ट होगी। ठीक है, इसको हमें जस्टिफाई भी करना है। तो बात बहुत सीधी सी है कि भाई जब हमने डीडीटी लेक के ऊपर छिड़का होगा, स्प्रे किया होगा, तो वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर चला गया होगा। अब डीडीटी जो होता है ना वो कैसा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ओके, अब नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब ये खत्म तो नहीं होगा। तो अब प्लैंकटन के अंदर जब एनवायरनमेंट से ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जाएगा तो इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा। अब प्लैंकटन से ये कहां ट्रांसफर होने वाला है, स्मॉल फिश के अंदर ट्रांसफर होने वाला है। स्मॉल फिश से ये कहां जाएगा, लार्ज फिश के अंदर जाएगा, और लार्ज फिश से कहां जाएगा, ये हॉक के अंदर जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ये ट्रांसफर होता चला जाएगा और एक्यूमुलेट होता जाएगा, नहीं इकट्ठा होता जाएगा। इस तरीके से टॉक्सिक मटेरियल्स का या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का इकट्ठा होता जाना, यानी कि एक्यूमुलेशन क्या कहा जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स क्या कहा जाएगा,
इसी को हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? बायो मैग्निफिकेशन। ओके, तो इस बायो मैग्निफिकेशन की वजह से ये डीडीटी धीरे धीरे ऊपर ट्रांसफर होता जाएगा और सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन किसके अंदर होता जाएगा? हॉक के अंदर होता जाएगा। ओके, तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूं कि डीडीटी कैसे इफेक्ट करेगा, तो बायो मैग्निफिकेशन के थ्रू ये इफेक्ट करने वाला है और सबसे ज्यादा अमाउंट कहां पर मौजूद होने वाला है? हॉक के अंदर मौजूद होने वाला है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 7 के और पार्ट की। तो इन द फॉलोइंग फूड चेन vertical arrows indicate the energy loss to the environment and horizontal arrows indicate energy transfer to the next trophic level। तो यहाँ पर मेरे को देखो 3 वर्टिकल एरोज दिए गए हैं ACE, जो कि एनवायरमेंट में एनर्जी लॉस को इंडिकेट कर रहे हैं। अब वहीं पर 2 मेरे को B और D नाम के हॉरिजॉन्टल एरो दिए गए हैं, जो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर बता रहे हैं। अब पूछा गया है कि विच वन ऑफ द 3 वर्टिकल एरोज ACE and which one of the 2 horizontal arrow यानी BD will represent more energy transfer। यानी कि A, C और E में मेरे को बताना है कि सबसे ज्यादा एनर्जी किस में ट्रांसफर हो रही होगी, A, C और E में। वही मेरे को B और D के अंदर बताना है कि ज्यादा एनर्जी B ने ट्रांसफर की होगी या D ने ट्रांसफर की होगी। गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें अपने आंसर के लिए रीजन भी देना है। तो बात बहुत सीधी सी है। हम एक चीज को जानते हैं जिसे बोलते हैं 10% लॉ। अब 10% लॉ क्या बोलता है? 10% लॉ बोलता है कि मान के चलते हैं कि ये मेरे पास में एक ग्रीन प्लांट है यानी प्रोड्यूसर है। इन्होंने खाना बनाया, सन की लाइट का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने अपना फूड बनाया, यानी 100% ऑफ एनर्जी इन्होंने यहाँ पर जनरेट करी है। ठीक है, अब इस 100% एनर्जी में से 90% जो एनर्जी होती है उसको ये अपनी रेगुलर एक्टिविटी में और इन द फॉर्म ऑफ हीट एनवायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। केवल 10% एनर्जी को ये बचा करके रखते हैं फॉर द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, यानी कि जो इनको खाएगा ग्रीन प्लांट्स को, तो इनके अंदर मौजूद टोटल एनर्जी का केवल 10% ऑन एन एवरेज केवल 10% ही अवेलेबल होगा फॉर द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ओके, सिमिलरली हम बात करते हैं कि जो एनर्जी अब इसके अंदर आई है, ठीक है, इसके अंदर जो एनर्जी अब आई है डियर के अंदर, उस एनर्जी का मतलब जो एनर्जी आई है उसकी बात कर रहे हैं, उस एनर्जी का 90% ये अपनी रेगुलर एक्टिविटी में और इन्वायरमेंट में लॉस कर देंगे। अब केवल जो एनर्जी इनके अंदर आई थी उसका 10% ही ये बचा करके रखेंगे फॉर द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, यानी जो इनको खाएगा उसके अंदर केवल और केवल इसके अंदर की 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होने वाली है। ओके, तो इन दिस वे ये हमारा 10% लॉ काम करता है। तो बात यहां पर आती है कि सबसे ज्यादा एनर्जी बनाई होगी इसने, तो सबसे ज्यादा लॉस भी यही करेगा और सबसे ज्यादा प्रोवाइड भी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को यही करेगा। यानी कि प्रोड्यूसर के साथ में एसोसिएट होने वाले वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल दोनों ही एरो की एनर्जी जो होगी वो कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। तो मैं बात करता हूं A, C, E, इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी कौन कंट्रीब्यूट कर रहा होगा? तो वो A के पास होगी। अब बात करते हैं B और D, इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी? तो जाहिर सी बात है B के पास में। ओके, तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ACE में से आंसर होगा A, B और D में से हमारा आंसर होगा B। अब जो जस्टिफिकेशन के लिए हमने जो रीजन दिया था वो क्या दिया था? सिंपल सा 10% लॉ। तो ऑन द बेसिस ऑफ 10% लॉ हम इसके आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं।